और कॉर्पोरेट कनेक्शन में आज हमारे साथ जुड़ रहा है गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स यानी जीएसएफसी का मैनेजमेंट। 1962 में बनी गुजरात सरकार के अधीन कामकाज करने वाली जीएसएफसी का केमिकल फर्टिलाइजर का कारोबार है और कंपनी के चौथी तिमाही के नतीजे आ चुके हैं, उसी पर हम बात करेंगे। थोड़ा सा दबाव हालांकि कुछ फ्रंट पे देखने को मिला है। तिमाही आधार पर आय करीब 32% की कमी आई है। मुनाफा देखें 46% कम हुआ है। एबिटा में करीब 49% की कमी यहां पे दर्ज हुई है। मार्जिन्स पर भी बातचीत होगी। हमारे साथ जुड़ गए हैं कंपनी के सीनियर वीपी और सीएफओ एसके वाजपेयी जी। वाजपेयी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। और पहले हम डेफिनेटली नतीजों पर ही बात करेंगे। कुछ फैक्टर्स जो कि हम चाहते हैं कि आप हमें बताएं, जो वीक सेट ऑफ नंबर्स फिलहाल दिखाई दे रहे हैं ओवरऑल सेक्टर के लिहाज से और सेक्टर का प्रभाव नंबर्स पर। नमस्कार। ये क्वार्टर 4 के जो नतीजे होते हैं वो जरा खराबी होते हैं फर्टिलाइजर सेक्टर में, क्योंकि ये लीन पीरियड होता है। क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4 के नतीजे कंपेयर करेंगे तो आपकी बात सही है, थोड़ा सा हमको दबाव देखने को मिल रहा था। लेकिन अगर आप पूरे साल के नतीजे देखेंगे तो बहुत अच्छे रहे हैं। रेवेन्यू हमको हमारा 9,534 करोड़ हो गया है, जो कि 4% YoY ग्रोथ बताता है। पीबीटी आल्सो 7% से बढ़ के 756 करोड़ हो गया है और पीएटी भी 5% बढ़ के 591 करोड़ हो गया है। अगर आप क्वार्टर 4 वर्सेस क्वार्टर 4 लास्ट ईयर भी देखेंगे तो भी हमारे नतीजे काफी अच्छे रहे हैं। रेवेन्यू थोड़ा डिक्लाइन हुआ है 2% से 1922 करोड़, क्योंकि सब्सिडी इस बार इन कंपेरिजन टू लास्ट ईयर थोड़ी गवर्नमेंट ने कम कर दी थी, करीब 20% जैसी। लेकिन पीबीटी हमारा बहुत अच्छा रहा है 239% सर, जो कि 89 करोड़, और पीएटी भी एक 194% से बढ़ के 72 करोड़ तक हमारा पीएटी पहुंच गया है। तो अगर आप क्वार्टर 4 और क्वार्टर 4 तुलना करेंगी या पूरे साल का नतीजा देखेंगी तो कंपनी ने अच्छे रिजल्ट पोस्ट किए हैं। कल बोर्ड की मीटिंग थी और उन्होंने 250% डिविडेंड रिकमेंड किया है, 5 रुपए पर शेयर ऑफ ईच 2 रुपीज ईच। तो अच्छा डिविडेंड भी कंपनी ने दिया है। जहां तक प्रॉब्लम्स की बात है कि अपना हमारे रॉ मटेरियल प्राइसेस जो हैं डीएपी के स्पेशली और फास्फोरिक एसिड के, उससे काफी हमारे प्रोडक्शन में दबाव देखने को मिलता है और प्रॉफिटेबिलिटी भी स्विच होती है, क्योंकि डीएपी के प्राइस अभी $700 तक पहुंच गए और फास्फोरिक एसिड भी $1153 पर मीट्रिक टन इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेंड कर रहे हैं। जहां तक आईपी सेगमेंट का सवाल है, उसमें भी कैप्रोबेंजीन जो स्प्रेड होता है वो भी $578 करीब पहुंच गया, जो कि काफी कम है, जिससे कि हमारा कंट्रीब्यूशन भी थोड़ा सा निगेटिव में पहुंच जाता है कभी कभी। वाजपेयी जी, एक सवाल मुझे पूछना था। वाजपेयी जी, एक सवाल अर्ली मॉनसून को लेकर भी मुझे पूछना था। अब यहाँ पर किस तरह से हार्वेस्ट नंबर्स की उम्मीद आप करते हैं, जिस तरह से हमने जल्दी शुरुआत होते हुए देखी है? बरसात तो अच्छी हो रही है, जल्दी भी हो रही है, तो हमारा फर्टिलाइजर का डिमांड काफी अच्छा है। केवल प्रॉब्लम केवल रॉ मटेरियल प्राइसेस के ऊपर है, लेकिन हमने फिर भी डीएपी का 2 शिपमेंट इंपोर्ट कर दिया है और सरकार से भी हमको काफी सहयोग मिला है, क्योंकि 1 अप्रैल से सरकार ने 20% कभी सब्सिडी और फास्फेटिक फर्टिलाइजर्स लाइक डीएपी एंड एनपीके ऑफ फर्टिलाइजर में बढ़ा दी है। और ये भी आश्वासन दिया कि अगर कंपनियां कोई लॉस करेंगी तो उसको गवर्नमेंट कंपनसेट करेगी। तो इन सबको देखते हुए कंपनियां डीएपी इंपोर्ट भी कर रही हैं। हमने भी 2 शिपमेंट इंपोर्ट किए और हमने अपने सिक्का यूनिट में, जहाँ जामनगर के पास है, वहां पे प्रोडक्शन भी डीएपी का फुल फ्लेज चालू कर दिया है, जिससे कि खरीफ सीजन में डीएपी और दूसरे एनपीके ग्रेड ऑफ फर्टिलाइजर की कोई भी किल्लत महसूस न हो सके। सर, आरएम प्राइसिंग के बारे में जरा बताइएगा और डिमांड ट्रेंड्स अब किस तरह से आपको पैन आउट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। एटलीस्ट अगर नए वित्त वर्ष की पहली तिमाही के लिए ही मैं समझना चाहूँ तो क्या होंगे डिमांड ट्रेंड्स भी? डिमांड ट्रेंड्स बहुत अच्छे हैं, जैसा आपने बताया कि बरसात अच्छी होने की उम्मीद है और फर्स्ट क्वार्टर में वैसे भी हमारी सेल्स बहुत पिकअप करती है, तो मांग अच्छी है। हमने अपना एपीएस, अमोनियम फॉस्फेट सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, यूरिया, डीएपी सभी किस्म के फर्टिलाइजर मार्केट में प्लेस भी कर दिए, जिससे कि जैसे ही बरसात शुरू होती है और सीजन शुरू होता है तो आप किसी को भी मार्केट में फर्टिलाइजर की किल्लत ना हो सके, तो उसकी सब व्यवस्था हमने कर दी है और फर्स्ट क्वार्टर के नतीजे हमारे ख्याल से बहुत अच्छे रहने की उम्मीद है। रॉ मटेरियल प्राइसेस का जहां तक सवाल है, जैसा हमने बताया कि थोड़ा सा फास्फोटिक फर्टिलाइजर्स के लिए अच्छे रेट नहीं है,
अदरवाइज नेचुरल गैस भी हमको 2% करीब गिरावट आई है, और अमोनिया भी अच्छे प्राइस पे $325 पे अभी ट्रेंड कर रहा है, तो जो कि अच्छे प्राइसेस हैं। और इस पे यूरिया और नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स में कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। ओके सर, यहाँ पर केपेक्स प्लान समझना चाहेंगे FY26 के लिहाज से, और उसके साथ साथ आपके ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स को लेकर फिलहाल क्या स्टेटस है, क्या उसका अपडेट भी आप दे पाएंगे? जी, हमारा जो एक 15 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट था चारकना में, गुजरात में, अभी हमने रिसेंटली कमीशन उसको कर दिया, जिससे कि हमको 15 मेगावाट ग्रीन पावर मिलना शुरू हो गया है, जो कि रिप्लेस कर रहा है महंगे पावर से, जो कि हम इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से अभी खरीद रहे थे। दूसरा एक यूरिया 2 रिवैम्पिंग प्रोजेक्ट था, 450 करोड़ का प्रोजेक्ट है, जो कि हम इसी मंथ के एंड तक कंप्लीट कर लेंगे। ट्रायल रन प्रोडक्शन अभी हम कर रहे हैं, जो कि काफी अच्छे हैं, और मोर देन 100% कैपेसिटी पे हम प्लांट रन हो रहा है, जिससे कि हमारा एनर्जी कंजम्पशन जो यूरिया में होता है उसमें स्टैंडर्ड नॉर्म्स हम सेट हो जाएंगे, जो कि गवर्नमेंट ने हमको दिए हैं। तो एनर्जी कंजम्पशन कम होने की वजह से हमारा कॉस्ट इफेक्टिवनेस बढ़ जाएगी और प्रॉफिटेबिलिटी में सुधार होगा। इसके अलावा GIPCL एक हमारी सिस्टर कंसर्न है, जिसमें कि 75 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट डाला है। उसमें हमने थोड़ा इक्विटी के कंट्रीब्यूशन किया था, करीब 50 करोड़ जैसा। तो उन्होंने 25 मेगावाट तो कमीशन कर दिया है, अभी रेस्ट 50 मेगावाट भी इसी महीने कमीशन हो जाएगा, जिससे कि हमको 50% ऑफ टोटल 75 मेगावाट, मतलब 37.5 मेगावाट सोलर पावर और मिलेगा, जिससे कि अगेन हमारा पावर कॉस्ट काफी कम हो जाएगी। एक सल्फ्यूरिक एसिड प्रोजेक्ट है हमारा फर्टिलाइजर नगर कॉम्प्लेक्स में, हम लोग लगा रहे हैं, ये भी सितंबर तक हम कमीशन कर लेंगे, जिससे कि सल्फर और सल्फ्यूरिक एसिड का भाव मार्केट में बहुत बढ़े हुए हैं। सल्फर तो $300 तक ट्रेंड कर रहा है, तो सल्फ्यूरिक एसिड का कैप्टिव कंजम्पशन होगा, जिससे कि कॉस्ट इफेक्टिवनेस बढ़ेगी। और APS और अमोनियम सल्फेट, दो प्रोडक्ट जो हमारे फर्टिलाइजर कॉम्प्लेक्स के हैं, उसमें हमको काफी अच्छे दरों पे सल्फ्यूरिक एसिड मिलेगा कंजम्पशन करने के लिए, जिससे कि प्रॉफिटेबिलिटी में भी सुधार हो। सर, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स में अगर थोड़ा सा हम ध्यान देना चाहें इस पर, जो इम्पैक्ट पड़ रहा है, अगर चाइना इम्पैक्ट की बात मैं करना चाहूँ, टैरिफ वॉर्स को लेकर बिजनेस पे इम्पैक्ट समझना चाहूँ, किसी भी तरह की रिकवरी की एक्सपेक्टेशन नए वित्त वर्ष की पहली तिमाही में? कैप्रोलैक्टम बेंजीन स्प्रेड काफी घट के $693 से घट के $578 तक आ गया है, और इसकी अभी तक कोई ऐसी खास उम्मीद नहीं है अच्छा होने की। कैप्रोलैक्टम प्राइसेस जरूर थोड़े इंप्रूव हुए हैं, $1200 तक चले गए हैं, लेकिन बेंजीन प्राइसेस बहुत वॉलेटाइल है, जिससे कि कैप्रोलैक्टम बेंजीन स्प्रेड काफी दबाव में रहता है। चाइना और US में जो चल रहा है, वो चाइना के जो कैप्रोलैक्टम है वो इंडिया में काफी अच्छे, मतलब कम्पिटिटिव रेट पे वो डंप करते हैं, जिससे कि हमको IPP रेट मेंटेन करने में काफी मुश्किल होती है। बाकी मेलामाइन और जो दूसरे IP प्रोडक्ट हैं, उसमें इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है, चल रहा है। लेकिन हमने कैप्रोलैक्टम से निपटने के लिए एक नया प्रोडक्ट निकाला है, HX क्रिस्टल, जिससे कि कैप्रोलैक्टम का प्रोडक्शन कम होगा और HX क्रिस्टल का हमारा आउटपुट बढ़ गया है। तो HX क्रिस्टल एक अच्छा प्रोडक्ट है, और उससे हमको करीब 100 करोड़ रुपए जैसे टॉप लाइन में इंक्रीज होती है, और उसमें मार्जिन भी काफी अच्छा है, जिससे कि दोनों तरफ हमको प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन करने में मदद मिलेगी। सो HX क्रिस्टल काफी अच्छा मार्केट फार्मा सेक्टर के लिए है, HX क्रिस्टल जो यूज होता है। बाकी कैप्रोलैक्टम बेंजीन में कोई ज्यादा सुधार की उम्मीद हमको नहीं लगती है फर्स्ट क्वार्टर में। सब्सिडी की बात करना चाहेंगे, ये आंकड़ा लगभग आधा कर दिया गया है, 690 करोड़ का क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पर, लेकिन रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि हो सकता है कि सब्सिडी में थोड़ा सा इंक्रीज हो। तो अगर प्राइसेस यहाँ पर ऊपर जाती हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, तो किस तरह से आपको लगता है कि सब्सिडी का पूरा सिनेरियो इंडस्ट्री के तहत यहाँ पर उभरता हुआ दिखाई दे रहा है? गवर्नमेंट ने जो बजट में प्रोविजनिंग किया है, वो पिछले साल के हिसाब से ही किया है, लेकिन हमारे जो फास्फोरिक एसिड का दाम है वो बहुत बढ़ गया है। DAP का भी दाम इंटरनेशनल मार्केट में काफी बढ़ा हुआ है, जिससे कि ये सब्सिडी मैच नहीं हो रही है। हालांकि गवर्नमेंट पूरी कोशिश कर रही है, और उन्होंने 1 अप्रैल से 20% तो ऑलरेडी सब्सिडी बढ़ा दी है, जिससे कि थोड़ा हमको लॉस हमारे कट डाउन हुए हैं। गवर्नमेंट से इंडस्ट्री की ये भी डिमांड थी कि भाई जो भी लॉस होता है उसको पूरा किया जाए, DAP स्पेशली DAP फर्टिलाइजर में,
वो भी गवर्नमेंट से बहुत पॉजिटिव हमको फीडबैक मिल रहा है और बहुत हम आशा करते हैं कि बहुत जल्दी गवर्नमेंट से नोटिफिकेशन इशू होगा, जैसे कि जो भी लॉसेस हम डीएपी में इनकर करेंगे ड्यू टू दिस स्टीप राइज इन द फास्फोरिक एसिड एंड अदर रॉ मटेरियल्स, तो उससे हमको जो लॉस अगर कंपनसेट गवर्नमेंट करती है तो डीएपी बनाने में और एनपीके ग्रेड बनाने में कोई फर्टिलाइजर इंडस्ट्री को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन आगे 6 महीने के लिए ये सब्सिडी रेट डिक्लेयर करते हैं, तो अभी 30 सितंबर को ये सब्सिडी रेट फिर रिवाइज करेंगे। उस समय तक देखना होगा कि रॉ मटेरियल प्राइसेस क्या रहते हैं और गवर्नमेंट किस तरह से सब्सिडी बाय वे ऑफ सब्सिडी ये कंपनसेट करेगी फर्टिलाइजर इंडस्ट्री को। उसके ऊपर से पूरा आउटलुक नेक्स्ट H2 के लिए हम निर्धारित करेंगे। ऑलराइट, वाजपेयी जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। तमाम सवालों के आपने जवाब दिए, समय दिया आज हमें अपना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए झटपट हम जीएसएफसी पर मानस की भी राय ले लेते हैं। मानस, वीक सेट ऑफ नंबर्स भले दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ट्रेडिशनली यहाँ पर इस तिमाही के नंबर्स कमज़ोर होते हैं, लेकिन स्टॉक में चार्ट्स को देखकर क्या कुछ इनिशिएट किया जा सकता है? कैसा आप पूरा मोमेंटम देख रहे हैं? देखिए, स्टॉक ने आज डिसअपॉइंट किया है क्योंकि स्टॉक 4 या 5 दिन पहले 200 मूविंग एवरेज के ऊपर निकला था। आज वापस गिरावट में 200 मूविंग एवरेज के नीचे फिसला है। शायद करेक्शन थोड़ा डीप और हो सकता है, लेकिन मेरा समझना है कि 194 और 190 की रेंज में मल्टीपल सपोर्ट्स हैं। तो अगर उस जगह पर आए तो और वहां पर बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिले तो तब आप वहां पर खरीदारी करें। 180 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं और 210 रुपए के टारगेट सेट करें। चलिए, तो जीएसएफसी पर आपने ये रणनीति बताई और इसी के साथ मानस आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें समय दिया और दर्शकों को रणनीति भी सुझाई। ऑलराइट, हम कॉर्पोरेट कनेक्शन में एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लेकिन ब्रेक